हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग जो है एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया। याद रखिए, इस क्रिया जो है हमारा जो है क्रिया इतना महत्वपूर्ण होता है कि बिना क्रिया के आपका कोई वाक्य नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? और वाक्य के अंदर जो जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जो यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे जो है व्याकरण के अंदर आते हैं। ठीक है ना? अब वाक्य के अंदर अगर क्रिया ही नहीं रहेगी कि सारे शब्द क्या हैं, कोई काम के नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्रिया क्या है, इसको हिंदी में इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको समझ लीजिए कि जो है बहुत ही काम आने वाला है आगे चल के, इसके बारे में समझ लेंगे तो। और इस क्रिया के बारे में हमने कई सारे जो है किताबों से निचोड़ लेके आया आप लोग के लिए। समझ लीजिए कि रामबाण इलाज है पूरे क्रिया का, यानी जो जो आपको कहीं भी क्रिया में देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको इस वीडियो में हर वो चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है पूरी क्रिया के बारे में डिटेल में आपको मिलने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्रिया किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई भी कार्य को करने, यानी कोई भी काम करना हो या होना हो, वो शब्द जो उसका काम करवाने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खाना, खेलना, कूदना, टिमटिमाना, दौड़ना, चहकना, है ना? ये सब क्या होता है? बेसिकली आपका क्रिया होता है। क्रिया का अर्थ, अब हम पहले समझते हैं क्रिया का अर्थ होता क्या है। क्रिया का अर्थ है करना। क्या होता है इसका अर्थ? करना, मतलब कोई भी चीज़ करना। हम लोग करते नहीं कोई चीज़, वो करना जो हमारा होता है वही क्रिया होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें हैं क्रिया के अंदर। कोई कार्य को करना या होना, ठीक है ना? इसको कहते हैं करना या होना, दो तरह के होते हैं क्रिया। ठीक है ना? अब हम समझ लेते हैं क्रिया की बात आएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्ता की बात ना आए, है ना? कर्ता, एक कर्ता जो हमारा है, इंग्लिश में इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जो हमारा मेन क्रिया को करने वाला उसी को कहते हैं कर्ता। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। देखिए, जैसे उदाहरण देखते हैं। अली पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे अली दिया हुआ है, अली पुस्तक पढ़ रहा है ना। हनुमान खेल रहा है ना। बच्चा छत से गिर गया। तो ये सब क्या है? बेसिकली आपके एक वाक्य होते हैं। अब वाक्य के अंदर जो क्या काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वही हमारा क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे देखिए, कर्ता क्या है यहाँ पे? अली जो हो गया कर्ता है, कर्ता हो गया आपका। बच्चा जो है आपका कर्ता हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है? पढ़ रहा है आपका क्रिया है, गिर गया आपका क्रिया है। तो इस तरह से जो है हमारे जो है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया और कर्ता दोनों। अब देखिए, यहाँ अली और बच्चा कर्ता है। क्या करें? यहाँ पे देखिए, अली है पहला शब्द और पहले वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में क्या है? बच्चा है, कर्ता है। जबकि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य क्रिया है। जैसे क्या कह रहा है? जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है वो क्या है? क्रिया। जैसे पढ़ रहा है, गिर गया। देखिए यहाँ पे पढ़ रहा है और यहाँ गिर गया, ये क्या है आपका? कार्य, सॉरी, क्रिया हो गया। अब धातु समझ लेते हैं। सबसे पहले बात, धातु हम उसको कहते हैं जिस शब्द से हमारा क्रिया बनता है, उस शब्द को हम लोग धातु कहते हैं। यानी क्रिया की उत्पत्ति धातु से हुई है। ठीक है ना? धातु शब्द से। देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। यानी ये जो हमारे धातु शब्द हैं, इनमें कुछ जोड़ करके हमारा क्या बन जाता है? क्रिया वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अलग से कॉलम में बनाया गया है धातु रूप, जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं, मूल रूप। ये क्रिया का सामान्य रूप ये वाला है। देखिए, बोल एक धातु शब्द है, पढ़, घूम, ये सब क्या है? धातु शब्द हैं। देखिए, बोल से हो गया बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, है ना। लिख, गा, हंस, देख, सो, जा, दौड़, ये सब क्या है? आपके धातु रूप कहलाते हैं। बाकी इसके जो क्रिया बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घूमना, सब में क्या है? ना शब्द जुड़ जाए। देखिए, लिखना, गाना, हंसना, देखना, सोना, जाना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है? ना जोड़ने से हमारा क्या बन जा रहा है? क्रिया बन जा रहा है। ठीक है ना? धातु में जो है, अब देखिए यहाँ पे मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी अगर हम लोग ना शब्द जोड़ देते हैं धातु शब्द में तो हमारा क्या बन जाएगा? वो क्रिया बन जाएगा। देखिए, क्रिया के भेद अब हम समझते हैं। थोड़ा इसके आगे वाले स्टेप में जाते हैं, क्रिया के भेद को समझते हैं। कितने प्रकार के या कितने भेद के होते हैं क्रिया? क्रिया के भेद हम दो आधार पर कर सकते हैं। क्या करें? क्रिया को जो हम दो आधार पर जो है बांट सकते हैं, या इसके हम दो प्रकार के क्रिया को देख सकते हैं। पहला क्या है? देखिए, कर्म के आधार पर भेद। पहला किस आधार पे है?
कर्म के आधार पर भेद है। और दूसरा क्या है, संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर भेद। यानी क्या है, क्रिया के दो भेद है, पहला है कर्म के आधार पर भेद और दूसरा क्या है, संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के, ये दूसरा भेद है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो है 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं का जो हमारा पहला वाला है, कर्म के आधार पर क्रिया का जो है भेद को पहले समझ लेते हैं। क्रिया के भेद दो प्रकार के, कितने हैं, दो प्रकार हैं। अब इसमें हम समझते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरा कौन सा है, सकर्मक क्रिया, है ना। अब इसको हम पहले समझते हैं अकर्मक क्रिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही समझ लीजिए, एकदम जो है सिंपल तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस अकर्मक क्रिया को देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे आक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे भी हम जानते हैं, जिसके कोई भी शब्द में हम आ लगा देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वो उसके अपोजिट यानी उसके विपरीत हो जाता है। तो यानी कर्म जिसमें नहीं रहेगा उसमें क्या है, आकर्मक हम लोग कह देंगे। जैसे मोहन लिखता है, अब देखिए यहाँ पे मोहन क्या आपका कर्ता है और यहाँ पे लिखता आपका क्या है, क्रिया है। इसके अंदर कर्म है ही नहीं। अगर यहाँ पे होता है मोहन पत्र लिखता है तो आपका पत्र हो क्या है, कर्म हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, मोहन लिखता है आपका आकर्मक है, जिसके अंदर क्रिया है ही नहीं। दूसरा क्या है, मोहन खेलता है, यहां भी क्या है, मोहन खेलता है, मोहन करता हो गया और खेलता है क्या है, ये क्रिया है, लेकिन इसके अंदर कर्म है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक, जिसके अंदर कर्म ना हो उसको कहते हैं अकर्मक। अब दूसरा देखते हैं हम लोग सकर्मक, जिसको हम लोग सकर्मक भी कह देते हैं, सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म भी होते हैं, देखिए यहां पे एकदम साफ से कहा गया है, जब वाक्य में क्रिया और कर्ता के साथ साथ क्या हो, कर्म भी होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, रीमा गाना गाती है। देखिए रीमा क्या है, कर्ता है और गाती है क्या है, आपका क्रिया हो गया। लेकिन यहां पे गाना जो आपका शब्द है ये हमारा क्या है, कर्म होता है। इसीलिए कहते हैं ये रीमा जो है आपका कर्ता हो गया और गाना जो शब्द है ये क्या है, कर्म हो गया। और ये गीता गाती जो है क्या है, आपका क्रिया हो गया। तो रीमा गाना गाती है, इसमें देखिए कर्म आ गया तो यह सकर्मक, मतलब सकर्मक का मतलब होता है कर्म जो है कर्म के साथ, इसीलिए कहते हैं उसको सकर्मक। रोहिणी खाना खाती है, देखिए रोहिणी खाती है, अगर सिर्फ रोहिणी खाती है तो क्या हो जाता है, अकर्मक। लेकिन क्या है, रोहिणी खाना खाती है तो खाना क्या होगा आपका, कर्म हो जाएगा। इसीलिए क्या है, ये भी सकर्मक है। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रकार। अब देखिए, अब हम लोग क्या है, अकर्मक सकर्मक देख ली ना, अब सकर्मक क्रिया के प्रकार देखते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, कितने हैं, दो प्रकार होते हैं ये भी। एक क्रमक क्रिया, एक क्रमक क्रिया देखिए जैसे शब्द में ही समझ में आ रहा है, एक क्रमक क्रिया मतलब जिसमें एक ही कर्म हो वो क्या है, एक क्रमक क्रिया है। और दूसरा क्या है, द्विकर्मक क्रिया, जिसके अंदर दो कर्म होगा। बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहना आपसे कि एकदम निचोड़ लेके आए हैं आप लोग के लिए, कई सारी किताबों से समझ लीजिए इसको जो है, ढूंढ ढूंढ के आपको के लिए लेके आए हैं। जिस देखिए देखते हैं, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, क्या कह रहे हैं, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राजू फिल्म देख रहा है। देखिए राजू क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है, तो फिल्म हमारा क्या है, कर्म हो गया, एक ही कर्म है। अगला देखते हैं, नौकर झाड़ू लगा रहा है। नौकर क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू क्या आपका, एक कर्म है ना, एक ही कर्म यूज हुआ, इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। चलिए यहां वाक्य में फिल्म और झाड़ू कर्म है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिल्म और झाड़ू क्या है, कर्म है ना। देख रहा तथा लगा रहा क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। देख रहे हैं ना, क्रिया का जो फल है वो सीधे सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, एक कर्मक क्रिया हो गई। अब हम देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में, समझ लेते हैं हम लोग। द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। देखिए ऊपर ही साफ दिया हुआ है, दो कर्मों से बना हुआ क्या है, द्विकर्मक होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, एक साथ दो दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, क्या है, रोहन अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। और दूसरा क्या है, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। देख रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं। उसमें क्या है, उसमें क्या था, सिर्फ फिल्म देख रहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। देख रहे हैं ना, तो क्या है, एक से मतलब जो है द्विकर्मक, यहाँ से दो कर्म हो गए इसके अंदर। अब दूसरे में क्या है, नौकर, उसमें पहले क्या पोछा झाड़ू लगा रहा था, अब यहाँ देखिए नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे तो नौकर क्या है, फिनाइल भी यूज इसके अंदर आ गया और पोछा भी आ गया, तो यहाँ पे द्विकर्म आ गया, यानी दो दो कर्म आ गया, तो ये क्या है, द्विकर्मक
क्रिया हो गई, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट हमने क्या देख लिया, पहला का वाला देख लिया था, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कितने हैं बेसिकली, ये 4 हैं। देखिए पहला देखते हैं क्या है, संयुक्त क्रिया। दूसरा क्या है, नाम धातु क्रिया। तीसरा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, है ना। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके एकदम डिटेल में एकदम सरल तरीके से समझ लेते हैं। याद रखिएगा, रटना नहीं, बस समझ के चलना। 1 से 2 बार अगर आपने वीडियो देख लिया, आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी रटना पसंद नहीं, ना ही हम रटाते हैं, बस आपको क्या है, समझाना है। इसलिए आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए। चलिए, संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है। क्या कह रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया से मिल करके एक पूरी क्रिया या पूर्ण क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, तुम मेरे घर आ जाया करो। देख रहे हो ना, क्या कह रहा है, तुम मेरे घर आ जाया करो। एक से अधिक जो है इसके अंदर क्रिया है। बच्चा विद्यालय से लौट आया, यहां भी क्या है, एक से अधिक मतलब उसमें अंदर जोड़े गए हैं। किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। ये 4 वाक्य दिए गए हैं ना। अब हम इसको समझते हैं एक एक करके। इसके अतिरिक्त सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया लेट जाना, क्या है, लेट जाना। याद रखिएगा, इसी में क्या है, 2-2 जो है यूज हो रहा है, 2-2 क्रियाएं। गिर पड़ना, और क्या है, सकर्मक क्रिया में क्या है, बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। देख रहे हैं ना, यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो रही है, मतलब एक से अधिक, मतलब क्या, साथ में क्रियाएं यूज हो रही हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे, यानी संयुक्त क्रिया के भेद को भी देख लेते हैं। अब अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। क्या कह रहे हैं, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, आरंभ बोधक, पहला क्या है, आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। संयुक्त क्रिया के भेद है, याद रखिएगा 11 है। अब इसमें क्या है, आरंभ बोधक, ठीक है ना। इसमें जैसे पहले कह दिया आरंभ बोधक, जैसे देखिए, वह पढ़ने लगा। कोई भी क्रिया देखिए आरंभ हो रही है तो उसको आरंभ बोधक कहते हैं। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, रवि खेलने लगा। कोई भी क्रिया को जब आरंभ हो गया हो या हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या है, आरंभ बोधक कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, संयुक्त क्रिया का जो है भेद, समाप्ति बोधक। अब क्या है, ये ऐसी क्रिया है, देखिए ये शब्द में ही छुपा हुआ है। ये भेद जो ऊपर शब्द दिया, हमारी हेडिंग दी है, उसी के अंदर छुपा हुआ है समाप्ति बोधक। जिस क्रिया को जो है समाप्ति के जो है निकट हो उसी को हम लोग कहते हैं समाप्त बोधक। चलिए, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, है ना, पूर्णता, व्यापार की समाप्ति, हाँ, व्यापार की समाप्ति का बोध होता है उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा चुका, देखिए यहाँ पे क्या है, समाप्ति बोधक समझ में आ रहा है, खा चुका, पढ़ चुका, गा चुका, है ना। इस तरह के जो भी आप जो है क्रिया आएंगे तो उससे क्या समझ में आता है कि ये क्रिया जो है समाप्ति जो है हो चुकी है, यानी क्रिया जो है समाप्त हो गई तो वो समाप्ति बोधक हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अपने थर्ड वन पे, तीसरे पे, नेक्स्ट। हाँ जी, चौथा हमारा क्या है, अवकाश बोधक। क्या है तीसरा है हमारा ये क्या, अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सोने पाया, मतलब उसको सोने में क्या है, मुश्किल हो रही थी तो क्या है, वह मुश्किल से सोने पाया। अगला क्या है, जाने ना पाया, यानी खाने ना पाया, या रोने ना पाया, या रोने ना पाई। समझ रहे ना, इस तरह के जो है जो भी क्रिया रहेंगे उसको कहते हैं अवकाश बोधक क्रिया। चलिए अगला देखते हैं, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। अनुमति बोधक, अगला हमारा क्या, चौथा, नेक्स्ट क्या हमारा, अनुमति बोधक। जिससे कार्य की अनुमति दिए जाने का बोध हो, यानी कोई भी कार्य की अनुमति देने का जो जिसमें जो है बोध होता हो उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं,
मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस तरह से क्या है, अनुमति जो है बोधक मतलब अनुमति लेने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, पांचवा हमारा क्या है, नित्यता बोधक। क्या है ये? नित्यता बोधक। चलिए देख लेते हैं। जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, यानी जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, हवा चल रही है, समझ रहे हैं ना, यानी हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। यानी कह रहे हैं ना, जाना या रहना जोड़ दिया जाता है अगर कोई क्रिया में, तो हमारा क्या हो जाती है, नित्यता बोधक कहलाने लगता है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना अगला छठवां वाला हमारा पॉइंट, इसका जो है संयुक्त क्रिया का जो है छठा भाग हमारा क्या है, छठवां पार्ट, आवश्यकता बोधक। क्या है ये? आवश्यकता बोधक। जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो। क्या कर रहे हैं? जिससे कार्य की आवश्यकता मतलब यहाँ पे कार्य की आवश्यकता है, जरूरत है, या कर्तव्य का बोध हो, उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, उदाहरण से आपको अगर इसमें समझ में नहीं आता है, एक से दो बार समझिएगा, रिपीट थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद ये उदाहरण इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको उदाहरण से वो वाक्य पूरा आसानी से समझ में आ जाए। वो जो भाग है उसका पार्ट जो है, ये मेन हेडिंग इसी उदाहरण पे डिपेंड होती है। उदाहरण इसीलिए दिया जाता है आप लोग के लिए, उदाहरण एकदम बेस्ट ढूंढ के लाए हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण हम आवश्यकता बोधक का। यह काम मुझे करना पड़ता है। देखिए ना, यहाँ पे आवश्यकता मतलब यह काम मुझे करना पड़ता है। तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह भी आवश्यकता में आता है। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। मतलब साधारण कोई भी क्रिया ले लीजिए, उसके अंदर पढ़ना, होना या चाहिए अगर आप जोड़ देते हैं तो वो क्या है, आवश्यक बन जाती है, यानी आवश्यकता बोधक हमारा क्रिया बन जाती है। चलिए हम लोग अपने मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो हमारा क्या है, सातवां पॉइंट है। हाँ जी, हमारा सातवां पॉइंट क्या है, निश्चय बोधक। क्या है? निश्चय बोधक। ऐसी क्रिया जिसमें मुख्य क्रिया के निश्चय होने का बोध होता हो। क्या कह रहे हैं? ऐसी क्रिया जिसमें जो है मुख्य क्रिया के निश्चय होने का बोध हो, उसे निश्चय कहते हैं। बेसिकली कहते हैं कोई ना निश्चित तौर पर, यानी जो है वो चीज होनी है, बोधक क्रिया कहते हैं, निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये इन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटीट्यूड दिखाना जरूरी होता है कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी, करूंगा ही करूंगा, मैं उसको जो है पढ़ करके पूरा खत्म कर दूंगा, आज मैं वर्ब पूरा, आज मैं क्रिया पूरा सीख लूंगा। तो ये क्या है, निश्चय वाचक होता है, यानी निश्चय बोधक हो जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मार दूंगा, है ना, ये सारे क्या है आपके निश्चय बोधक। जिसको आपने निश्चित कर लिया इसको करना है तो करना है, वही निश्चय बोधक होता है, एकदम सरल तरीके से। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, आठवां जो हमारा जो है पार्ट है, इच्छा बोधक। ये भी देखिए, याद रखिए सारे जितने पार्ट हमने बस आपको बताए हैं, पॉइंट जितने हैं सारे 11 के 11, ये 11 के 11 पॉइंट आप सिर्फ ऊपर का जो हेडिंग याद कर लेंगे, हेडिंग बस आपके दिमाग में समझ में आ गई तो उसके अंदर का पार्ट अपने आप से आपको समझ, क्योंकि ये शब्द में ही छुपे हुए हैं, यानी ये जो आपको शब्द दिया गया इस शब्द में ही छुपे हुए हैं पूरे जो है क्रिया के जो है डिटेल्स। देखिए, इच्छा बोधक, जिस क्रिया के द्वारा क्रिया के करने की इच्छा का बोध होता। क्या है? इच्छा का बोध हो, तो उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घूमना चाहती हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी इच्छा है, चाहती है, क्या करना चाहती है, घूमना चाहती है, मैं घूमना चाहती हूं। या वह विदेश जाना चाहता है, समझ रहे हैं, वह विदेश जाना चाहता है, उसकी इच्छा है जाने के लिए। मीना लिखना चाहती है, यहां भी इसकी इच्छा क्या है, लिखना चाहती है, तो ये क्या है, इच्छा बोधक हो गया। अगला हम लोग देख लेते हैं अपना नौवां कौन सा है, शक्ति बोधक। क्या है ये, शक्ति बोधक, जिस क्रिया से कार्य करने की शक्ति का पता चलता है, यानी कोई भी ऐसे क्रिया जिससे जो है कार्य करने की शक्ति का पता चलता है, उसे शक्ति बोधक कहते हैं, उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आशा
अच्छा कार्य कर सकती है। देखिए ना, हम लोग कहते नहीं है मैं ये काम कर सकता हूँ, ये तो मेरे जो है बाएं हाथ का खेल है, कहते नहीं हम लोग, तो मतलब वो कार्य हम कर सकते हैं इसलिए तो कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राम लिख सकता है, ये भी क्या है, इच्छा जो है शक्ति की बात करता है प्रदर्शन यहाँ पे। सूरज पढ़ सकता है, क्या है वो पढ़ा लिखा है तो पढ़ सकता ही है, तो जिस चीज में जो है शक्ति जो है बताई जाए वो क्या है, शक्ति बोधक है। अगला देखते हैं हम लोग, 10वां पॉइंट हमारा क्या है, पुनरुक्त बोधक। पुनरुक्त मतलब क्या होता है, यहाँ पे वैसे ही समझ में आ जा रहा है हमको, शब्द में से क्या है जिसका जो है रिपीटेशन हो, यानी जिसका जो है 2 बार उपयोग हो। देखिए, जिस क्रिया में 2 समान ध्वनि वाली क्रिया के जुड़ने का बोध, क्या कह रहे हैं, 2 समान ध्वनि वाली यानी सेम ध्वनि उसके निकलना चाहिए, क्रिया ऐसी होना चाहिए, जुड़ने का बोध हो, उसे पुनरुक्त बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सीमा रो रो कर सो गई। देखिए यहाँ पे रो रो दोनों ध्वनि क्या है, सेम है, और शब्द भी क्या है, क्रिया के सेम है, तो सीमा रो रो कर सो गई, ये हो गया आपका पुनरुक्ति बोधक। दुनिया में अलग अलग प्रकार के जानवर, देखिए अलग अलग क्या है, दोनों सेम शब्द हैं और अलग अलग 2-2 बार प्रयोग किया गया है और इसकी ध्वनि भी सेम है, अर्थ भी सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका ये पुनरुक्त बोधक हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं लास्ट वन हमारा 11वां, अभ्यास बोधक। ये क्या है, अभ्यास बोधक, ऐसी क्रिया जिसमें अभ्यास का पता चलता है। क्या कह रहे हैं, ऐसी क्रिया जिसमें अभ्यास का पता चलता है तो उसे अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जहाँ पे कोई अभ्यास कर रहा है या कोई चीज़ की जो है जानकारी या इंफॉर्मेशन समझ रहा है, ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यास बोधक। जैसे वह अखबार पढ़ा करता है, यहाँ पे क्या है, इनको जो है जानकारी चाहिए, है ना, समाचार चाहिए, तो ये क्या है, अखबार पढ़ा करता है, तो ये क्या है आपका अभ्यास बोधक हो गया एक तरह का। वह निबंध लिखा करती है, अब यहाँ भी क्या है, एक अभ्यास, एक प्रकार का निबंध लिखना भी क्या है, अभ्यास हो, तो ये क्या है, वह निबंध लिखा करती है। सीमा खेला करती है, पर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा एक चीज, अभ्यास बोधक जो इसमें क्या लास्ट में पढ़ा करता है, लिखा करती है और खेला करती है, समझ रहे हो ना, इसमें इस तरह से क्या है, ये सबसे यूनिक और विचित्र लगता है क्योंकि ये अभ्यास बोधक है ना। तो ये हमने जो है 11 पॉइंट हमने पूरा देख लिया है, ठीक है ना। हाँ जी दोस्तों, ये क्या है, संयुक्त क्रिया के जो है हमने भेद देख लिए, 11 के 11 जो है भेद हमने एकदम आसानी से डिटेल में एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेन हेडिंग। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना संरचना के आधार पर जो हमने क्रिया के भेद देखा था, हमारा मेन हेडिंग था पहला कौन सा, संयुक्त क्रिया के बारे में हमने एकदम बढ़िया से डिटेल में देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, किसके, संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद थे, वो दूसरा जो पॉइंट हमारा था मेन हेडिंग वो था नाम धातु क्रिया। अब हम समझते हैं नाम धातु क्रिया के बारे में। जो क्रियाएं संज्ञा, है ना, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ कर जो धातुएं बनती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, ऐसे क्रियाएं जिसमें संज्ञा हो या सर्वनाम हो, विशेषण हो, है ना, ये सब जो है उसमें प्रत्यय जोड़कर हम लोग जो है जो धातुएं बनती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, बात है, अब बात से क्या बन जाएगा, इससे बताना। हाथ है तो हाथ से हथियाना हो जाएगा, है ना। और अपना है तो अपना से हो जाएगा अपनापन। गरम है तो क्या हो जाएगा, गरमाना, है ना। तो इस तरह से क्या है आपका नाम धातु क्रिया की जो है हमने समझा। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। संज्ञा शब्द से निर्मित नाम धातु क्रिया, यानी अब नाम धातु क्रिया जो होती है वो संज्ञा शब्द से जो निर्मित हो, जो बनती है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, शर्म क्या है, बेसिकली एक संज्ञा है ना। अब संज्ञा से देखिए कैसे बनती है, सारे संज्ञा में आएंगे जो पहले शब्द दिए गए हैं। शर्म है, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखाना, है ना। ये सब क्या है आपके संज्ञा से बने नाम धातु क्रिया है। अब देख लेते हैं हम लोग सर्वनाम से निर्मित। अब यही जो है नाम धातु कैसे, जो संज्ञा से हमने देख लिया, अब सर्वनाम से भी देख लेते हैं। अपना होता है, बेसिकली क्या होता है, अपना, ये सर्वनाम में आते हैं अपना। अब इससे क्या बन जाएगा, अपनापन। पराया है तो परायापन। विशेषण से निर्मित बनते हैं कैसे, नाम धातु, विशेषण से भी देख लेते हैं। 60 है तो 60 से सठियाना हो जाएगा, कहते नहीं हम लोग सठिया गए हैं, ये जो 60 साल से ऊपर चले जाते हैं उससे हम सठिया गए हैं, ऐसा कहते हैं लोग आसन, जो मतलब हमेशा नहीं कहते हैं, उल्टी सीधी जब बात कभी कह देते हैं तब ऐसे लोग गुस्से में कह देते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, बुजुर्ग लोग रहते हैं। 60 से सठियाना। तोतला है तो तोतला से क्या हो जाएगा,
तुतलाना, नरम है तो हो जाएगा नरमाना, गरम है तो क्या गरमाना, लज्जा है लजाना, लालच है ललचाना। समझ में आ गई ना। तो ये विशेषण जो शब्द हैं, विशेषण के जो है शब्द हैं, उससे जो हमारे नाम धातु निर्मित होते हैं, ये हमने वो समझ लिया। अब हम लोग बढ़ लेते हैं किस पे, अनुकरणवाची से निर्मित। अनुकरणवाची से देखिए, थप थप है ना, तो थप थपाना बेसिकली क्या है, हम किसी के पीठ पे थप थप मारते नहीं है, तो उसी तरह से क्या है, थप थप से क्या बन गया थप थपाना। अब क्या है, थर थर है तो थर थर से थर थराना हो जाएगा। कप कप है तो क्या हो जाएगा कप कपाना। ये पा है, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे गलती से सा लिखा गया ये मूर्धन वाला, लेकिन ये पा है, ठीक है ना। कप कप से क्या हो जाएगा कप कपाना। ये क्या है, टन टन से क्या बन गया टन टनाना। बड़ बड़ से क्या बन गया बड़बड़ाना। खटखट से खटखटाना, घर घर से घर घराना, तड़ तड़ से तड़तड़ाना। ये क्या है अनुकरणवाची से, ये क्या बन गया हमारे नाम धातु क्रिया, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे, हमने क्या है संयुक्त संरचना के आधार पर क्रिया के जो है हमने दूसरा भेद को समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, प्रेरणार्थक क्रिया जो हमारा जो है क्या है ये प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ध्यान से समझिएगा, ये है तो बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, यानी कोई भी कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद काम ना करे, स्वयं कार्य ना करे, किसी और को कार्य के लिए प्रेरित करता है, यानी किसी और से कार्य करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रोहन रवि से कपड़े धुलवाता है। क्या कह रहा है, रोहन खुद नहीं धुलता है, रोहन रवि से कपड़े धुलवाता है, तो ये क्या है प्रेरणार्थक है। अगला हम देखते हैं इसके आगे क्या है, इसके अंदर और भी डिटेल में दिया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। क्या होते हैं इसमें, दो कर्ता होते हैं। देखिए पहला कौन सा है, प्रेरक कर्ता, यानी जो प्रेरणा देता है वही हमारा क्या है प्रेरक कर्ता होता है। प्रेरणा देने वाला मालिक, अध्यापक। अब देखिए इसमें कौन कौन आ सकते हैं, मालिक भी हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, जो ऑर्डर या आपको जो है कोई कमांड या हुक्म देने वाला हो, आप उसको समझ सकते हैं प्रेरक कर्ता। अब दूसरा कौन सा है, प्रेरित कर्ता। प्रेरित करने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर हो गया, छात्र हो गया आदि, इसमें जो जिसको प्रेरणा दी जाएगी वही हमारा प्रेरित कर्ता के अंदर आएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। इसके रूप के बारे में भी समझ लेते हैं, है ना। जब इतना पढ़ा तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, याद रखिएगा, इसको बोलने में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आपको ध्यान से रखना है प्रेरणार्थक, ठीक है ना। क्रिया प्रथम हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, अब प्रथम वाले में देख लेते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। ध्यान देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है या पकाती है, आप जो भी समझ सकते हैं। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं, इसमें क्या है, कर्ता जो है क्या है प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। अब हम लोग द्वितीय समझ लेते हैं, क्या है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बेटी से खाना बनवाती है। अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, वहाँ क्या था, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, वो क्या है प्रथम प्रेरणार्थक है। अब दूसरा में क्या है, द्वितीय में माँ बेटी से खाना बनवाती है ना। जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता, वहाँ खुद करता था खेल दिखाता था, अब यहाँ हाथी से करतब करवाता है ना, तो ये द्वितीय हो जाता है। माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। अब माँ खुद नहीं करती बल्कि नौकरानी से क्या है झूला झुलवाती है, तो ये क्या हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। इस वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। समझ में आ रहा आसानी से, पहले मैं खुद कर रहा था, दूसरे में क्या है किसी से करवा रहा है, और दूसरे से करवा रहा, वही शब्द रिपीट हो गया है ना। चलिए इसके लिए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं। बहुत ही थोड़ा, हालांकि ये तो समझे हुए हैं लेकिन थोड़ा आप लोग को जो है और क्लियरिटी देने के लिए समझा रहे हैं। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला क्या है, मूल क्रिया, बेसिकली जो हमारी मूल क्रिया होती है। अब क्या है दूसरा, प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरा क्या है द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं, तीनों में पहले में मूल क्रिया है, दूसरे में प्रथम है, और तीसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहले देखिए, उठना हमारी मूल क्रिया है, हम लोग बेसिकली यूज भी करते हैं, है ना, उठना शब्द।
अब प्रथम में क्या होगा? उठाना। द्वितीय में क्या होगी? उठवाना, है ना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देना, दिलाना या दिलवाना हो गया। जीना, जिलाना, जिलवाना। जगना, जगाना, जगवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। हमने बहुत पढ़वा लिया आपसे, है ना। अब देखते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ के, यानी हमको समझ में आ गया यहाँ पे मूल क्रिया थी, प्रथम प्रेरणार्थक थी और द्वितीय थी। ये तो बेसिकली हमारे आम जिंदगी में जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल ही करते हैं, बेसिकली इसको यूज किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, हम चलते हैं अपने चौथे मेन हेडिंग की तरफ, जो हमारे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद थे। चौथी भेद हमारी ये है, क्या है नाम उसका? पूर्वकालिक क्रिया। ये भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। याद रखिएगा, इसमें जितने जितने पॉइंट हमने दिया आपको, सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको चाहे तो नोट बनाइए। हम तो यही कहेंगे, आप नोट, कोई भी चीज़ पढ़िए आप नोट बना करके रखिए। नोट में क्या होगा, आप खुद से बनाएंगे नोट तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि हमने क्या बनाया हुआ है, ठीक है ना। किसी दूसरे की नोट को बस खाली आप प्रिंट आउट या जेरोक्स निकाल लेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आप जब खुद से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ चीज़ है क्या चीज़। चलिए, पूर्वकालिक क्रिया, यह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले, क्या कह रहा, ध्यान से सुनिएगा, यह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें दो क्रिया होती है और एक क्या होती है? मुख्य क्रिया से पहले आती है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। या जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त जो है होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कह रहे हैं? एक क्रिया जो है, क्या कह रहे हैं, पूर्ण होकर जो है एक क्रिया दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होकर तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया जैसे ही समाप्त हुई तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुजारी ने नहा कर पूजा की। देखिए, एक क्रिया क्या है? नहा कर पूजा की, नहाना उसका पूरा हो गया, अब क्या है? पूजा की। समझ रहे हैं ना, नहा कर पूजा की। दूसरा क्या है? रवि ने घर पहुंचकर फोन किया। यहां भी क्या है? घर पहुंचकर फोन, एक क्रिया हो गई, दूसरी क्रिया शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आपको अक्सर ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सवाल अक्सर आते रहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। क्या कह रहे हैं? पूर्वकालिक क्रिया जो है बेसिकली इसमें कर या कर लगाई जाते हैं, मतलब बनाई जाती हैं। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया। देखिए यहाँ पे क्या है? कर लगा हुआ ना, चुरा कर भाग गया। व्यक्ति ने भाग कर बस पकड़ी। समझ रहे हैं ना, इस तरह के जो शब्द आएंगे आपको समझ लीजिएगा वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए हम लोग अब बढ़ लेते हैं अपने मेन हेडिंग के 5वें पॉइंट पे, ठीक है ना। मूल क्रिया देख लेते हैं। बेसिकली जो क्रिया एक धातु से बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्रिया एक धातु से बनी हो सो मूल क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना आदि। उसने पत्र लिखा, रमेश आया, है ना। तो ये सब क्या है? बेसिकली मूल क्रिया कहते हैं। अब देखिए नामिक क्रिया भी समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली नामिक क्रिया संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। यहां से क्या कह रहे हैं? संज्ञा या विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, दिखाई देना, देख रहे हैं ना, क्या है? दिखाई देना। दाखिल होना, सुनाई पड़ना आदि क्रिया रूपों में देना, होना, पढ़ना आदि क्रिया कर, क्या कहते हैं इसको? क्रिया कर। इसे मिश्र क्रिया भी कहा जाता है। इसको क्रिया कर या मिश्र क्रिया भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। इसमें जो मेन हमारा शब्द क्या है? देना, होना, पढ़ना, यानी ये सब जहां दिखाई देना, देना हो गया, दाखिल होना, होना हो गया, सुनाई पढ़ना, पढ़ना हो गया, ये सब क्या है? क्रिया कर या इसको हम लोग मिश्र क्रिया भी कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। समस्त क्रिया भी एक देख लेते हैं। क्या है समस्त क्रिया? जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो। क्या कह रहे हैं? जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे, मतलब दो धातुओं से बने और वो दोनों बना रहे, उसे समस्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, खेल कूद। देखिए खेल कूद से मिलके जो खेल अलग है और कूद अलग है, दोनों से मिलके एक शब्द बन गया, लेकिन दोनों अपने अपने जो है यहाँ पे अपने मूल अस्तित्व जो है बचे हुए हैं दोनों के। खेल और कूद, उठ बैठ, चल फिर, मार पीट, कह सुन आदि, है ना। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ जी दोस्तों, हमारा 8वां पॉइंट हम देख लेते हैं, सहायक क्रिया। देखिए हमने क्या कहा था आपसे, मुख्य तौर पर जो है संरचना के भेद जो है 4 ही है। याद रखिए, जो 4 के बाद आपके जो दिखाए हैं, जो बता रहे हैं हम, 4 के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये आपके क्या है, एक्स्ट्रा है। ये अक्सर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसको हमने बहुत जो है रिसर्च करने के बाद ढूंढा है, तब जाके आपके लिए लाए। इसीलिए हमने पहले कह दिया था कि मुख्यतः 4 पॉइंट है संरचना के आधार पर। कितने हैं? 4 भाग, 4 भाग हैं। लेकिन ये जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये भी क्या है, मुख्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी आते हैं। और आपको ये अक्सर एग्जामों में देखने को मिला होगा, या आप अगर आगे देखेंगे तो आपको एग्जाम में आएगा भी, आ भी सकता है ये, है ना, क्योंकि अक्सर वही एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, या जिसको ऐसे ही एमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसमें एक भी पार्ट आपको छोटा नहीं है, पूरा एकदम डिटेल में आपको जो है क्रिया का जो है पार्ट आपको समझ में आया है। चलिए आपका जो लास्ट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, क्या है, सहायक क्रिया। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो हमारी मूल क्रिया होती है, उसके साथ जो क्रिया हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह फिसला। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला हमारा क्या वाक्य लिखा हुआ, वह फिसला, वह फिसल गया। तीसरे में क्या है, वह फिसल गया है। याद रखना, एक ही वाक्य को हमने क्या है, 3 तरह से लिखा है। इन तीनों वाक्यों में फिसलना मूल क्रिया है। यानी यहाँ पे जो फिसलना शब्द है, क्या है, ये मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया एक शब्द को, एक शब्द की फिसला, दूसरे वाक्य में क्रिया 2 शब्द की फिसल गया। यानी पहले में देख रहे हैं ना, यहाँ पे वह जो है क्या है, तो आपका कर्ता में आ जाएगा। लेकिन पहला शब्द जो है इसमें, दूसरा शब्द जो हमारा क्या है, फिसला जो शब्द है, यही हमारा मूल क्रिया है ना। अब इसमें फिसला जो शब्द है आपका पहला क्रिया आ गया इसमें, और फिसल गया इसमें 2 क्रिया आ गई। फिसल गया है इसमें भी 3 क्रिया आ गई, है ना। फिसल गया सहायक क्रिया है। तीसरे वाक्य में गया है सहायक क्रिया है। इस तरह से हिंदी में चल, पढ़, एक, आ, जा, उठ, दे, बैठ, बन आदि धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और अगर आप रिपीट में देख लीजिए, दोबारा आपको क्रिया देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूरी क्रिया के एक एक पार्ट, हर एक पार्ट को हमने एकदम आसानी से डिटेल में समझाया आपको, ना कि इसमें हमने, याद रखिए, हमने छांट छांट करके। आप अगर पढ़ने जाएंगे ना इसको, तो आपको कम से कम जो है 15 से 20 पेज, या समझ लीजिए आपको लमसम 25 से 30 पेज पढ़ना पड़ेगा। इतने के लिए, इतना हमने एकदम निचोड़ लेके आया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा इसके लिए भटकना ना पड़े, और आपको हर एक चीज़ बस समझ लीजिए, हलवा पका के मिल गया, बस खाना ही है आप लोग को। ठीक है ना। चलिए, हम लोग अगली वीडियो में हमसे फिर मुलाकात करेंगे आप लोग से। बस हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर करिए, लाइक करिए, और याद रखिए बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, हम आपसे दोबारा मिलने के लिए नोटिफिकेशन आपको जो है जाएगा हमारी वीडियोज़ के, तो आप लोग हम दोबारा मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।